चलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग के अंडर में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्या बन सकता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आपस में केवल बात मत करना, मेरी बात सुन लेना। सबसे पहली बात, हम वर्ड पे चलते हैं। हमने दो वर्ड लिखे हैं। कौन कौन सा वर्ड है? एक लीनियर और एक प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहला वर्ड आ जाता है। हम लीनियर्स में बाद में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? मॉडल। प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है? मॉडल। और लीनियर का मतलब होता है वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो। तो अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल से ये पता चल रहा है कि यह मैथमेटिकल मॉडल है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? मैथमेटिकल मॉडल है। और उस मैथमेटिकल मॉडल में जो हमारे पास एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस होंगे वह लीनियर होंगे। क्या होंगे? लीनियर होंगे। लीनियर आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, जैसे 2x + 5 y = 7, 2x + 5 = 7। x और y को वेरिएबल माना जाता है। कभी भी इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे वेरिएबल एजम्पशन होगा। अब लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में जब हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे, वहाँ पे कैसे जजमेंट करेंगे कि कौन सा वेरिएबल बनेगा, इस पर भी चर्चा हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यही ध्यान रखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है। बेसिक पॉइंट ये है। अब यह मैथमेटिकल मॉडल करेगा क्या? यह वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आपका मान लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास प्रॉफिट का देखते हो, कॉस्ट का देखते हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचोगे, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के बारे में सोचोगे। यानी कि यह मैथमेटिकल मॉडल सॉल्व करता है वेरियस प्रॉब्लम। वह प्रॉब्लम होगा ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स कहने का मतलब, आप कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या आपके पास ओनर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, आप दो तरह का प्रोडक्ट बनाते हो। प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी बना रहे हैं। प्रोडक्ट ए बनाने में प्रॉफिट अलग हो रहा है, प्रोडक्ट बी बनाने में मुझे प्रॉफिट अलग हो रहा है। तो अब या तो मैं सिर्फ ए बनाऊं या सिर्फ बी बनाऊं या दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, यही तो होगा। वही ऑप्टिमल मिक्स को हमें डिटरमाइन करेंगे। किस मेथड से? मैथमेटिकल मेथड से। इसी तरह के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम को भी हम लोग मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट एरियाज में फैक्ट्रीज हैं, आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में भी पढ़े होंगे इस बात को। डिफरेंट एरियाज में फैक्ट्री है और डिफरेंट एरियाज में आपका वेयर हाउस है। हर फैक्ट्री से हर वेयर हाउस का डिस्टेंस अलग अलग होगा। जब डिस्टेंस अलग होगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट आपका अलग अलग आएगा। तो किस फैक्ट्री से किस डिपो पे कितनी यूनिट हम ट्रांसपोर्ट करें कि जिससे कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा कम हो। इस तरह के वेरियस प्रॉब्लम को इस मॉडल से सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब डेफिनेशन लिखते हैं जरा इसका। डेफिनेशन क्या है इसका? लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ mathematical टेक्निक। टेक्निक को हम ब्रैकेट में मॉडल भी लिख रहे हैं। मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम like manufacturing of
of product mix diet problem investment problem advertisement problem and transportation problem etc. to obtain the objective by optimum utilization of resources by optimum utilization of resources. अब यहां पे MCQ क्वेश्चन बन सकता है. MCQ क्वेश्चन में आ सकता है विच मॉडल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स. नाम दे देगा डिफरेंट, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग होगा, दूसरा हमारे पास सिमुलेशन मॉडल होगा, तीसरा क्विंग मॉडल होगा, चौथा नन ऑफ दीज होगा. तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग. दूसरा क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डैश प्रॉब्लम, या ट्रांसपोर्टेशन इज अ डैश कर दिया स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. यानी कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन स्पेशल टाइप है लीनियर प्रोग्रामिंग का. या क्वेश्चन कह सकता है विच मॉडल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को बिल्कुल स्पेशल मॉडल दिया गया है, इसलिए यहां दो क्वेश्चन बड़े आराम से आपका MCQ बनेगा. ठीक है, किससे मिलेगा, प्रोडक्ट मिक्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एब्रीवेटेड वर्ड दे सकता है. LPP स्टैंड फॉर, LPP स्टैंड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ध्यान रखना, LP रहेगा सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. यह 3 क्वेश्चन आपके MCQ यहां पे बनते हैं. अब जरा देखते हैं, अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं और यह डेफिनेशन कैसे फॉर्मुलेट करने में हमें हेल्प करेगा. मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड. इस ABC लिमिटेड 2 प्रोडक्ट बनाती है. प्रोडक्ट A लिखना नहीं है, समझना है, ये प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B. प्रोडक्ट A बनाने में रॉ मटेरियल लगता है और लेबर लगता है. हमने एजम्पशन ले लिया 5 kg रॉ मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्ट A में यूज करते हैं और 6 kg पर यूनिट हमारे पास रॉ मटेरियल B में यूज करते हैं. लेबर 2 hours पर यूनिट A में यूज करते हैं, 1 hours पर यूनिट लेबर हम B में यूज करते हैं. अवेलेबल हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे पास 200 kg अवेलेबल है और यह 120 घंटे अवेलेबल है. और इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब हम सेल करते हैं तो मुझे प्रॉफिट पर यूनिट 10 रुपए का आता है और इस पे 15 रुपए का आता है. आपके दिमाग में यह भी आएगा कि 15 रुपए की प्रॉफिट है तो मैं सिर्फ B ही क्यों ना प्रोडक्शन करूं. आपके यही सोचोगे ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट तो मुझे ही दे देगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है.
क्योंकि आप यह प्रोडक्ट जो बनाओगे, आपके पास यह दो रिसोर्सेस हैं, उसी दो रिसोर्सेस के आधार पर आप पता करोगे कि बी कितना बनेगा। और बी को अगर जितना भी बने, अगर मान लिया लेबर के आधार पर अगर हम देखते हैं, सॉरी मटेरियल के आधार पर आपके पास कितना अवेलेबल है, 200 केजी, और अगर बी प्रोडक्ट बनाओगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी 200 केजी है, तो कितना बनेगा आपका, कितना यूनिट बन जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 6, इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा। एक यूनिट बनाने में 6 केजी यूज कर रहे हो और 200 केजी आपके पास अवेलेबल है, तो कितना बनेगा, 33 पॉइंट, इसका मतलब 33 यूनिट्स बनेगा। अब मैंने कि मटेरियल के द्वारा 33 यूनिट्स बनाओगे और लेबर आपके पास 1 घंटा है एक यूनिट बनाने में, आपको टोटल कितना है, 120 घंटा, मतलब 120 यूनिट का लेबर अवेलेबल है। 120 यूनिट का लेबर अवेलेबल है और आप मटेरियल आपके पास 33 यूनिट ही का है, तो आप 33 यूनिट से तो ज़्यादा नहीं बना पाओगे, तो लेबर आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा ना, तो फिर तो वहाँ आइडल हो ही रहा है कुछ ना कुछ, तो प्रॉफिट तो आपको 33 यूनिट पे ही मिलेगा। अब इसी तरीके से मैं अगर सोचूं इधर ए, अगर सिर्फ ए बनाऊं मैं तो कितना होगा, अगर रॉ मटेरियल के आधार पर देखते हैं तो 200 केजी अवेलेबल है, तो हम 40 यूनिट बना सकते हैं, और यह कितना है हमारे पास 60, तो ऑप्टिमल कितना बनेगा, 40 ही बनेगा, 60 तो बनेगा नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास 40 की अवेलेबल है, लेबर हमारे पास 60 का अवेलेबल है। तो बताओ 40 के रेट से प्रॉफिट, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मिक्स देखेंगे। तो अगर मुझे एनालिसिस करना है, इसी एनालिसिस के लिए यह मॉडल तैयार किया गया है कि कितना यूनिट हम बना सके। इस मॉडल के लिए हम एक मैथमेटिकली इसको फॉर्म करेंगे और मैथमेटिकली फॉर्म करके फिर सॉल्व करेंगे, वही मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होगा। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट है इस पॉइंट पे तो बोलोगे। आपका कॉस्टिंग से ही पॉइंट चलेंगे हम, इधर कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे सारी चीजें इस पर। अब कहोगे सर डाइट प्रॉब्लम कैसे बात आती है, आज हर जो ह्यूमन बींग्स है डाइटिशियन से डाइट की बात करते हो। मान लो कि आप डाइट के लिए फूड प्रिपेयर कराते हो, तो फूड ए है और फूड बी है। फूड ए बनाने में आपकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसी के आधार पर फूड प्रिपरेशन करा रहे हो। मान लो विटामिन ए की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो इन दोनों की कमी के आधार पर आप फूड प्रिपेयर करा रहे हो। तो आपका मेन मकसद क्या होगा, कम कॉस्ट पे आपका जो मिनिमम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल हो जाए। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो उस मॉडल को भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कहेंगे। तीसरा हमने कहा इन्वेस्टमेंट। अब मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट अलग अलग है। इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट क्या क्या अलग अलग है, आप शेयर्स में जमा कर यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में जमा कर सकते हो, बॉन्ड परचेज कर सकते हो, बहुत सारे वेरियस हमारे पास क्या है पोर्टफोलियोज हैं। तो आप किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि सबका रिटर्न अलग अलग होगा। शेयर्स का रिटर्न अलग होता है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न अलग होता है, बॉन्ड का रिटर्न अलग होगा। तो अगर रिटर्न्स अलग अलग हैं तो आपका मेन मकसद क्या होगा, इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करें, कुछ अमाउंट शेयर में, कुछ अमाउंट्स बॉन्ड्स में, कुछ अमाउंट्स म्यूचुअल फंड में, यानी एक ऑप्टिमल मिक्स बनाते हुए इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हम तैयार करें और इन्वेस्ट करें जिससे कि मेरा रिटर्न मैक्सिमम हो। इस तरह के भी प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। हमने एडवर्टाइजमेंट पर भी कहा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। मान लो एडवर्टाइजमेंट का भी तो बजट होगा। कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है अपने प्रोडक्ट का, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज कराना होगा। तो एडवर्टाइज करने का बजट होता है कि नहीं होता, हमें एनुअली इतना, हमें इतने रुपए का करना है, 50,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कराना है। तो फिर एडवर्टाइजमेंट का एरिया ढूंढोगे ना कि कहाँ कहाँ एडवर्टाइज कराना है।
न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कराना है कि मैगजीन्स में एडवर्टाइज कराना है कि सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कराना है, सबकी कॉस्ट अलग अलग है, सबकी ऑडियंस अलग अलग है। न्यूज़पेपर का ऑडियंस अलग हो जाएगा, आपका मैगजीन्स के ऑडियंस अलग हो जाएंगे, और सोशल मीडिया का ऑडियंस अलग हो गया। अब और सबकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर यूनिट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आप अपने बजट के आधार पर किस मीडिया में कितना एडवर्टाइज करें जिससे कि मैक्सिमम ऑडियंस के पास रीचनेस हो, इस तरह के भी प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं, और जिस मॉडल के द्वारा सॉल्व किया जाएगा उस मॉडल को हम लोग कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। लास्टली हमने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, हमारे पास मान लो फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, 3 वेयर हाउस है हमारे पास, W1, W2 और W3। फैक्ट्री ए से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, फैक्ट्री बी ए से W2 को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, W3 को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बी को भी W1 ट्रांसफर करेगा, बी W2 को भी करेगा और W3 को भी करेगा। अगर यह फैक्ट्री ए और बी सभी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सभी की डिस्टेंस अलग अलग है, और जब डिस्टेंस अलग होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट सभी के अलग अलग होंगे। तो किस फैक्ट्री से किस डिपो पे कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट की जाए जिससे कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, जिससे कि दोनों फैक्ट्री की सप्लाई भी सेटिस्फाई करे और वेयरहाउस की डिमांड भी फुलफिल हो जाए। इस तरह का हम मॉडल भी लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या चीजें हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्म करके हमें कन्वर्ट करना। ठीक है, अब बात आती है कि अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे करें। अब चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग, फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, आप एक मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। आप मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू लगाओगे तो आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्या सोचोगे? सबसे पहले आपका डिसीजन लेना है, क्या सोचोगे कि प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है। पहला ध्यान रख लेना आप लोग, अगर कोई भी फॉर्मुलेशन करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। वह प्रॉब्लम किससे रिलेटेड हो सकता है? ऑप्टिमल मिक्स का हो सकता है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, प्रॉब्लम असाइनमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम हमारा डाइट प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहला आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप्स देना है, स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ LPP। सबसे पहला डिफाइन द प्रॉब्लम। डिफाइन द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया आपने तो फिर सोचोगे कि इस प्रॉब्लम का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो
कोई भी फॉर्मुलेशन करने से के पहले हमें ऑब्जेक्टिव भी ध्यान रखना होगा। अगर आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉब्लम अगर कॉस्ट से रिलेटेड है तो क्या होगा आपका? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यानी सेकंड, जो भी प्रॉब्लम हम डिफाइन कर रहे हैं उस डिफाइंड प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन ऑब्जेक्टिव, यानी इसको लिख सकते हैं आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बी maximization और मिनिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव में बी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव लिखो या ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ होगा, दोनों सेम मीनिंग है। मैथमेटिकल भाषा में इसको फंक्शन बोला जाता है, हम नॉर्मल वे में इसको ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लिखता है तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्टिव ही कहा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। अब जरा हम लोग बात अगर करते हैं तो इस प्रॉब्लम पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड है जो दो तरह का प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल और लेबर का यूटिलाइजेशन करती है और प्रॉफिट बेचने पर उसको 10 रुपया और 15 रुपया हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं प्रोडक्ट की अगर डिफाइन प्रॉब्लम में बात करता हूं तो क्या है हमारे पास? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। दूसरा आइडेंटिफाई, अगर हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रिलेटेड है, इसका मतलब यह मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। अब बात आती है, अगर हमने प्रॉफिट डिफाइन कर लिया तो थर्ड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कैसे होगा? ध्यान रखना, वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो, यही होता है ना। अब यहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डिसाइड कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव जिस पर डिपेंड करेगा वही वेरिएबल होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव जिस पर डिपेंड करेगा वही वेरिएबल बनेगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल कोट किया है, आप देखो ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट है 10 रुपया पर यूनिट। अगर प्रोडक्ट ए 1 यूनिट लेते हो और प्रोडक्ट बी भी 1 यूनिट लेते हो तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपके पास? 25 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ए का 2 यूनिट प्रोडक्शन करते हो और बी का 1 यूनिट प्रोडक्शन करते हो तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 35 हो रहा है ना। अगर ए का 1 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं और बी का 2 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना है? कितना? 40। ए का 2 यूनिट करते हैं और बी का 2 यूनिट करते हैं तो कितना हो गया? अब बताओ, प्रॉफिट वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रॉफिट किसके कारण वेरी कर रहा है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी पर है कि नहीं है? अब बताओ, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? और ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पे। तो वेरिएबल कौन बन जाएगा? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? दिमाग में यह बिठा लेना कि ऑब्जेक्टिव जिस पर डिपेंड करेगा वही वेरिएबल होगा। बात आ गई समझ में यहां तक? अब आते हैं हम लोग तीसरा स्टेप पे फॉलो करते हैं।
तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। अब जरा थोड़ा ध्यान दोगे कि ऑब्जेक्टिव किस पर डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे। अब जरा ध्यान दो, हमने इस एग्जांपल पर फिर आते हैं। यह प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी पर। अब नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए का प्रोडक्शन और बी का प्रोडक्शन डिपेंड किस पर करेगा? आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है और कितना लेबर अवेलेबल है कि नहीं है? तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड लेबर अवेलेबिलिटी। और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल जिस पर डिपेंड करेगा वह बन जाएगा कंस्ट्रेंट। कांस्टेंट नहीं, कंस्ट्रेंट्स, जिसको कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। आप लोग कॉस्टिंग में भी की फैक्टर के नाम से जानते हो, आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में इस चीज का आता है यूज। तो यहां पे हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फैक्टर, रॉ मेटल की अवेलेबिलिटी लिमिट है हमारे पास। तो यहां पे रॉ मेटल क्या बन जाएगा? मेरा कंस्ट्रेंट बन जाएगा। देखो अब लिंक करो जरा, ऑब्जेक्टिव किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल पे। वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है? अब डेफिनेशन पे जरा देखो, अगर देखोगे डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी रॉ मटेरियल एंड लेबर का ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए कितना यूनिट ए और कितना यूनिट बी बनाए जिससे कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। क्लियर हो गया? मैं यहां पे यह आपका चार स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पांचवा अगर स्टेप आपने छोड़ दिया तो सब कुछ करा कराया जीरो हो जाएगा। तो पांचवा क्या कहता है? पांचवा है हमारे पास वेरिएबल शुड नॉट बी निगेटिव। वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, रिस्ट्रिक्शन कंडीशन है, ध्यान रखना। अगर हमने यहां पे यह कंडीशन नहीं अप्लाई किया, अगर वेरिएबल x मानते हो और y मानते हो और यह कंडीशन नहीं लगाओगे तो x की वैल्यू निगेटिव भी कंसीडर करना पड़ सकता है और y की वैल्यू निगेटिव भी कंसीडर करना पड़ सकता है। लेकिन जब हम यहां पे क्वांटिटी की बात करेंगे तो उस केसेस में क्या क्वांटिटी निगेटिव होगा? -5 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, -10 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं है। इसलिए हमें यहां पे कंडीशन क्या हो रहा है? रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा रही है। तो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन आपको फिर यहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? आपको नीचे दिया हुआ रहेगा, तो उसमें एक नॉन निगेटिविटी कंडीशन ऑफ वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन निगेटिविटी कंडीशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नॉन निगेटिव होना चाहिए। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए अब फॉर्मुलेट करते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया। अब एग्जाम्पल को आप लोग कॉपी कर लीजिए, जरा इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस पर बात करेंगे। ए वाला आप कॉपी कर लीजिए।
हो गया। तो चलिए फॉर्मुलेशन करते वक्त हमने इस चारों पॉइंट्स पे 5 पॉइंट पे डिस्कस किया, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। अब बात आती है इसे इस पांचों स्टेप्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट है, दूसरा वेरिएबल हो गया। तो कभी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट जब हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेरा डिफाइन हो जाएगा। जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए वेरिएबल का डिनोटेशन होता है। 10th क्लास में भी पढ़ते हो, लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग होता है वेरिएबल का एजम्पशन है। मुझे तो एजम्पशन लेना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है, तो ऑब्जेक्टिव मन में डिफाइन कर लेना है। दूसरा हमारे पास वेरिएबल सेट करके उसका नाम देना होगा। इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल में हमारा वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अगर हमने उसको माना लेट, क्या लिखेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, x2 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। एक्स और वाई भी मान सकते हो। देखो क्या है, एक्स और वाई मानते हैं, 3 वेरिएबल होता तो क्या मानते हैं हम, जेड लेना पड़ जाता। और ऑब्जेक्टिव को भी हम क्या नहीं एजम्पशन ले लेते हैं, जेड लेते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने के लिए वेरिएबल को हमें इस तरह का डिसाइड कर, 2 वेरिएबल होता तो एक्स और वाई ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल है। लेकिन क्वेश्चन आपको पास 5 वेरिएबल का भी बनेगा, तो उस 5 वेरिएबल में क्या करोगे आप, तो x1 x2 x3 x4 x5 ले लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, आप अपने तरीके से उसको सेट कर सकते हो। कोई स्टूडेंट्स ले लेते हैं a और कोई स्टूडेंट्स ले लेते हैं b, वेरिएबल a और वेरिएबल b भी ले लेते हैं, वो आपको चॉइस है। लेकिन इक्वेशन हम एक्स वाई के रूप में रखते हैं, x1 x2 के रूप में रखते हैं, इसलिए हम लोग जनरली इसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। वेरिएबल सेट हो गया। वेरिएबल के बाद अब ऑब्जेक्टिव का प्रेजेंटेशन होगा। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए का। एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए का कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट बनाने में, 3 यूनिट बनाने में क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रॉफिट से। हमने कितना एजम्पशन लिया है, x1 यूनिट बनाने में कितना प्रॉफिट होगा, x1 इंटू 10, क्या लिख लेंगे, 10 इंटू x1, यही होगा कि नहीं होगा। 1 यूनिट बनाने में 10 इंटू 1, 2 यूनिट बनाने में 10 इंटू 2, 3 यूनिट बनाने में, तो x1 यूनिट बनाने में 10 इंटू x1 होगा कि नहीं होगा। b का हमने कितना हमारे पास है, 15 यूनिट। 1 यूनिट बनाने में 15 इंटू 1, 2 यूनिट बनाने में 15 इंटू 2, 3 यूनिट बनाने में 15 इंटू 3, x2 यूनिट बनाने में 15 इंटू x2, यही होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, लिखेंगे, प्रेजेंटेशन यही रहेगा, प्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन से इधर उधर नहीं करना है, ध्यान रखना आप लोग। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जेड इज इक्वल टू, पहला प्रॉफिट प्रोडक्ट ए से कितना आ रहा है, 10x1, दूसरे का कितना आ रहा है, 15x2। टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, यही होगा कि नहीं होगा। किसी को डाउट इस पॉइंट तक। वेरिएबल सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। तीसरा क्या हमारे पास, कंस्ट्रेंट। यहां पे वर्ड आता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या कर रहे हो,
यूटिलाइजेशन, यही हो रहा है ना, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे यूज हो रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए पर कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। 2 यूनिट बनाने में कितना होगा, 5 इंटू 2, 3 यूनिट बनाने में 5 इंटू 3, बना कितना रहे हैं हम, एजम्पशन कितना लिए है, x1, तो कितना यूज होगा, 5 इंटू x1 kg यूज होगा कि नहीं होगा प्रोडक्ट ए पे। अब प्रोडक्ट बी पे कितना हो जाएगा, 6 इंटू x2, और टोटल यूज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वह कितने के बराबर होगा, या तो 200 के बराबर होगा या 200 से कम भी हो सकता है। अवेलेबल है आपके पास 200 केजी, यूज आप मैक्सिमम 200 तक करोगे, 200 या 200 से कम ही करोगे। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे, पहला हो गया रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल लिख दिया है हमने, कितना हो गया, 5x1 प्लस 6x2, यह टोटल यूज बता रहा है, या किसे, लेस देन इक्वल टू 200। इसी तरीके से दूसरा कंस्टेंट क्या है, लेबर, लेबर कितना है, लेबर देखो कितना यूज कर रहे हैं हम, 2 घंटे किस पर यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए पे, तो कितना हो जाएगा 2x1 प्लस सेकंड पे 1 है तो x2 लेस देन इक्वल टू 120 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। 4 स्टेप पूरा हो गया। पहला डिफाइन द प्रॉब्लम हमारे पास हो गया, ऑप्टिमल मिक्स का है। दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तीसरा वेरिएबल प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, कंस्टेंट रॉ मटेरियल एंड लेबर। चौथा कंडीशन, यहां पे छोड़ दोगे ना लास्ट में आंसर 0 कर देगा, 7 मार्क्स के चक्कर में 0 हो जाता है। लास्ट में हमें क्या करना है, x1 कॉमा x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लास्ट में आपको लिखने होंगे। अगर इत्तेफाक से गलती से भी आपका छूट गया तो मार्क्स 0 कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, किसी को डाउट इस पॉइंट तक। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, अब बुक निकालिए जो आपके पास भेजा हुआ है, सभी निकालिए। निकाल लिया सभी ने, पेज नंबर होगा 74, पेज नंबर 74। और पेपर में फॉर्मूलेशन के चांसेस होंगे आने के, सॉल्व करने का चांसेस नहीं होता है, सिंप्लेक्स मेथड नहीं देता है पेपर में। सिंप्लेक्स मेथड दे दिया, इसका मतलब आपकी किस्मत बहुत खराब होगी, वर्स्ट होगा तो ही हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। अगर बीच में एक भी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आपका वहाँ पे टेबल टर्मिनेट नहीं करता है, तो हो सकता है कि 2 घंटा भी लग जाए। तो आज तक इंटर में सिंप्लेक्स मेथड नहीं दिया गया है, तो इसलिए पहले हम लोग जो पेपर में आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, उसके थ्योरेटिकल पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या आ सकता है उसका। ठीक है, बुक में दिया हुआ है सिंप्लेक्स मेथड, अगर आप लोग कहोगे तो मैं करा दूंगा। कराऊंगा कब, लास्ट में कराऊंगा, ताकि आपको याद रहे कि पेपर में अभी करा देंगे सिंप्लेक्स मेथड, 100% गारंटी है पेपर तक भूल चुके होंगे, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसमें। तो सिंप्लेक्स मेथड लास्ट में हम लोग करेंगे, अगर आप लगता है कि इसको करके जाने में बेनिफिशियल है तो करिएगा, नहीं तो उस पर हम रिस्क लिया जा सकता है। बात रिस्क का नहीं है, बात आता ही नहीं है पेपर में, तो 99.9% की बात कर रहा हूं मैं, 99% भी नहीं, 99.9% आज तक की ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं आया। तो बॉस आपकी किस्मत बहुत वर्स्ट होगा तभी तो ये आएगा।
इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल नहीं जाना है, हम लोग करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो जरा। ए फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ 3 मशीन ए, बी एंड सी। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन मशीन बी, 1 आवर ऑन मशीन सी, and each table require 1 hour on machine A and B, 3 hour on machine C. Profit realized by selling 1 chair is rupees 30 and table figure is rupees 60. Total time available per week for machine is 70 hours on machine A, 40 hours on machine B and on C 90 hours. How many chair and table should be made per week so as to maximize profit? Develop the mathematical formulation. हमें प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर डिपेंड कर रहा है? चेयर और टेबल पे। कितने चेयर और कितने टेबल का प्रोडक्शन हो वह हमारे पास। अब चेयर का प्रोडक्शन एनुअल है, मंथली है, क्या है बता सकते हो? वीकली है। क्यों? टाइम अवेलेबल पर वीक है, तो वीकली प्रोडक्शन पे बात करना है। कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास? मशीन की कैपेसिटी, यानी कितनी टाइम अवेलेबल है मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। यही 3 पॉइंट्स पे सारे काम होने। तो सबसे पहले क्या एजम्पशन लोगे? लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स, x2 इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Question number 1, let x1 equal to number of chair produced per week, x2 equal to number of tables produced per week. अब क्या सेट करें? ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। किसका दिया हुआ है? चेयर और टेबल्स का। तो Z इक्वल टू एक चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक चेयर पे कितनी प्रॉफिट है? 30। तो x1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 30x1 प्लस टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो कितना हो जाएगा? 60x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? मशीन ए है कि नहीं है? अब जरा ध्यान से देखना। मशीन ए पर चेयर पे कितना समय लग रहा है और टेबल पे कितना लग रहा है? 1 घंटे। यही है ना? मशीन ए पर 2 घंटे का लग रहा है और मशीन ए का चेयर पे कितना लग रहा है टाइम? 2 घंटा। और टेबल का कितना लग रहा है मशीन ए पर? 1 घंटा। यही है कि नहीं है? तो कितना चेयर बना रहे हैं? x1। तो 2x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और टेबल का कितना हो जाएगा? x2। तो क्या हो गया? सबसे पहला हमारा 2x1 प्लस x2। टाइम कितना अवेलेबल है? लेस देन इक्वल टू 70। मशीन बी का कितना है बताओगे? 1 आवर ऑन मशीन बी हमारे पास चेयर के लिए है और टेबल के लिए
बी 1 आ रहा है, दोनों के लिए 1 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 40। तीसरा क्या है, मशीन सी, मशीन सी कितना हमारे पास हो जाएगा, चेयर के लिए कितना है हमारे पास 1 और मशीन सी, और टेबल के लिए कितना है 3R, तो कितना हो जाएगा x1 प्लस 3x2, x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 90। लास्ट में क्या करोगे, x1 कॉमा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और तरीका डेवलप कर सकते हो, जो गिवन डेटा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में ले लो और उसके आधार पर भी आप प्लॉट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिस पर आप टेबल फॉर्म करने में डिफिकल्टीज होंगे, तो दोनों सिचुएशन से चलना है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग टेबल के तरीके से देखें तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, चेयर, और ये क्या हो गया टेबल। चेयर बनाने में मशीन ए की जरूरत हो रही है, मशीन बी की जरूरत हो रही है, और मशीन सी की जरूरत हो रही है। एक चेयर बनाने में मशीन ए पे चेयर पे कितना समय लग रहा है 2 घंटे, और इस पे कितना लग रहा है 1 घंटे, देखो 1 आवर है। मशीन चेयर पे मशीन बी का कितना समय लग रहा है 1 घंटा, मशीन सी पे कितना लग रहा है 1 घंटा। टेबल का देखोगे मशीन बी पे कितना लग रहा है 1 घंटा, मशीन सी पे अवेलेबल टाइम कितना आपके पास है, देखो क्वेश्चन में 70, 40 और 90। अब इसके बाद प्रॉफिट की बात आती है, प्रॉफिट पर यूनिट कितना है 30 और 60। इस टेबल में फॉर्म करने के बाद फिर आप ये पूरा प्रोसीजर पे आ सकते हो। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आप ध्यान में रखना है। टेबल फॉर्म करने के बाद आप रफली क्या करोगे, इसको x1 मान लोगे और इसे x2 मान लोगे। टेबल फॉर्म यहां नहीं लिखना है, आपको लिखना है लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, x2 इक्वल टू, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते हो। क्लियर है इसका, कोई डाउट इस पॉइंट तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a diet contain at least 400 units of carbohydrates। वर्ड ध्यान रखना, एट लीस्ट वर्ड यूज हुआ है, कम से कम 2 वर्ड होते हैं, एक एट लीस्ट होता है और एक एट मोस्ट होता है, ध्यान रखना। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी लोअर लिमिट डिफाइन रहेगी, अधिक नहीं होगा, अधिक बहुत अनलिमिटेड हो जाता है। एट मोस्ट में अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप घर वालों से कहते हो कि कम से कम 1000 रुपया चाहिए, घर वाले 900 रुपया पकड़ाते हैं आपको, तो आप पैर पटकना शुरू कर देते हो। क्या कहते हो, कम से कम 1000 चाहिए, 900 में नहीं होगा, 1000 या 1000 से ऊपर दे दीजिए, है कि नहीं है। और अगर एटमोस्ट अधिक से अधिक 1000 दे दीजिए, मतलब 500 पर भी काम चल सकता है, ठीक है। At least 400 units of carbohydrates, 500 units of fats and 300 units of protein. 2 foods available, F1 which cost rupees 2 per unit, F2 which cost rupees 4 per unit, and a unit of food F1 contains 10 units of carbohydrates, 20 units of fats and 15 units of protein. A unit of food F2 contains 25 units of carbohydrates, 10 units of fats and 20 units of proteins. Find the minimum cost for the diet that consists of mixture of these 2 foods and also meets the minimum nutrition requirement. Formulate the problem as a linear programming.
यानी हमें प्रॉब्लम किससे रिलेट कर रहा है, डाइट से रिलेट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, कॉस्ट को मिनिमम करना, तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेरा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट किसका गिवन है, देखो जरा, कॉस्ट किसका गिवन है, फूड का, फूड 1 और फूड 2, तो वेरिएबल क्या बन जाएगा, फूड 1 और फूड 2, यानी कॉस्ट डिपेंड कर रहा है किस पर, फूड 1 और फूड 2 पे। कंस्ट्रेंट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। टेबल फॉर्म कर लिए जरा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टेबल फॉर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमारे पास दो फूड बना रहे हैं, कौन कौन सा, फूड F1 और फूड F2। इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरतें पड़ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट। बताओ कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है मिनिमम, 400, फैट्स कितना है मिनिमम, प्रोटीन कितना है, 300। कॉस्ट भी दिया हुआ है क्या, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 2 रुपया और 4 रुपया। इसके बाद देखोगे जरा, अब क्या कहता है, फूड 1 बनाने में 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 यूनिट्स ऑफ फैट्स और 15 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, यही है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, 10, 20 और 15। फूड 2 बनाने में कितना लग रहा है बताइए, 25, 10 और 20। अब फॉर्म हो जाएगा, यहां वाला, सॉरी यहां 4 है, ठीक। चलिए अब क्या कॉस्ट क्या जम्पशन लेंगे, लेट करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, लेट चेंज करूं या सभी ने लिख लिया इसको, सभी ने लिख लिया है, नहीं लिखा तो बता देना। लेट x1 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ, बोलो, तो फूड F1, फूड का नाम F1 है, तो आप कुछ भी है, जब मैंने क्या बोला, ए और बी दिया हुआ था तो ए और बी भी हम ले सकते थे, ठीक है, कुछ भी लिया जा सकता है। x2 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड 2, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट को किससे डिनोट करेंगे, जेड से। फूड 1 की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए पर यूनिट, तो 2x1 प्लस 4x2, यही टोटल कॉस्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सही है ना। बताओ कार्बोहाइड्रेट्स कितना यूज कर रहे हो आप, कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, 10x1 प्लस 25x2, कम से कम 400, यह टोटल यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 400, मिनिमम कम से कम 400, 400 या 400 से अधिक यूज होगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, कितना है हमारे पास, 10x1 प्लस 25x2, 10x1 प्लस 25x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 400। अगला है फैट,
फैट कितना है हमारे पास 20x1 प्लस 10x2, यही होगा ना 20x1 प्लस 10x2, 20x1 प्लस 10x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500। इसके बाद क्या है प्रोटीन, क्या है हमारे पास 15x1 प्लस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300। लास्ट में क्या करोगे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पेपर में अभी तक इस लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास क्वेश्चन आप लोग लास्ट में जो है उसको होमवर्क लिखो, उसको जरूर कर लेना है, आप लोग करेंगे उसको, बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर उसको जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 24, 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 24 और 25 ये होमवर्क है, इसको जरूर कर लेना है। सभी का कॉपी चेक करेंगे या आंसर पूछेंगे या आंसर मैच कराएंगे। मेरे बुक में कोई आंसर नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करके दिखाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करते हो, एडजस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पूरा अलग है। यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो गलत हो जाएगी। प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसी तरीके से पेपर में भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी आपको पूरे 7 में से 7 देगा। थोड़ा सा भी प्रेजेंटेशन में इधर हुआ तो आपको काट देगा मार्क्स, ठीक है। किसी को डाउट हो इस पॉइंट तक? चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लोड देंगे, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएंगे। अभी ये बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर आप जो पढ़ के आए हो कॉस्टिंग उससे रिलेट कराएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा। यह 3 क्लास चलेगा, मतलब आज 1 क्लास हो गया, अगली क्लास एक और होगी, तीसरी क्लास लास्ट होगी, जिसका डाउट वगैरह होगा उसमें ख़त्म करेंगे। और पूरा प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना है। ये नहीं कि हमें यह कॉपी नहीं बना हुआ है, पूरा का पूरा एक OMSM का हर टॉपिक का हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो जो दिया जाए उसको कर लो। मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, और रिवीजन भी उसी तरीके से करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अलग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अलग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अलग हो जाएगा। हमने सीक्वेंस अलग डाला हुआ है, इसलिए अभी उस पर नहीं जाना है। जब एक बार पूरा हो जाए फिर उसके बाद अपने मॉड्यूल भी उठाना, फिर बताना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आज तक इतना ही करेंगे। थैंक यू।